नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ सभी खबरें लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में बात पहले छत्तीसगढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के तख्तपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम खपरी के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। लो वोल्टेज के संबंध में अधिकारी ने बताया कि 116 ट्रांसफर लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में बिजली की समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कृषि पंप कनेक्शनों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने पौड़ी कला विद्यानुसार खमियारी के स्कूलों में शिक्षकों के नहीं आने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी को औचक निरीक्षण कर समस्या दूर करने और अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिवों से जुड़ी शिकायत सुनीता यादव, हरप्रसाद भास्कर ने की है और इस पर कलेक्टर को जांच करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारियों के खिलाफ रिश्वत की शिकायत आ रही है, एसडीएम जांच कर कार्रवाई करे। ऐसा नहीं होने पर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम खपरी के शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम तख्तपुर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने छात्रावास की आवासीय सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। स्कूल के छात्रावास में कक्षा 1 से 5वीं की 37 बच्चियां रहती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रही छोटी छोटी बच्चियों से बात की। उन्होंने बच्चियों से पढ़ाई के बारे में पूछा और आश्रम में रहने के लिए सुविधाओं, भोजन, सुरक्षा, खेल, मनोरंजन के इंतजामों की जानकारी ली। इस दौरान बच्चियों की हाजिर जवाबी से मुख्यमंत्री खासे प्रभावित रहे। 1 से 5वीं क्लास में पढ़ रही बच्चियों का आत्मविश्वास और पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की ललक की मुख्यमंत्री ने सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर दराज के इलाकों से आकर इस आश्रम में 1 से 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 36 बच्चियां अपना घर परिवार, अपने माता पिता को छोड़कर यहां रह रही हैं। पढ़ने के इस जुनून की मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की और कहा कि अब छत्तीसगढ़ को देश का सबसे विकसित राज्य बनने का कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आश्रम में उपलब्ध सुविधाओं पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने बच्चियों को गिफ्ट भी दिए। खूब मन लगाकर पढ़ें, आगे बढ़ें, छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करें, ऐसी उम्मीद भी जताई। छात्रावास के निरीक्षण में मुख्यमंत्री बघेल के साथ राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, संसदीय सचिव और तख्तपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह भी मौजूद थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव आज राजनांदगांव के पहुंचे और शहर की मेडिकल कॉलेज परिसर में बने नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण किया। इस नर्सिंग कॉलेज में 300 छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सर्व सुविधा युक्त एक बेहतर अधोसंरचना का लोकार्पण हुआ है। ये नर्सिंग के विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता में शिक्षा मिलेगी। राजनांदगांव प्रवास पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई सवालों का जवाब दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर कहा कि हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। उनकी बातें बिना हड़ताल के भी सुनी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत विचारधारा मुझे बीजेपी के साथ कभी नहीं जोड़ सकती। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा और ना ही अलग पार्टी बनाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संविदा कर्मचारियों की हड़ताल और नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात रखी गई थी। बजट में इसे शामिल करेंगे या नहीं, यह मुख्यमंत्री ही बताएंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर स्पष्ट कहा कि शराबबंदी होना मुश्किल है। 50% से कम डॉक्टर समय पे आ रहे हैं और मरीज भटकते से रहते हैं कि उनको समय पे जो सेवा उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। इसमें क्या प्रचलन है, अन्य अस्पतालों में क्या प्रचलन है, एम्स में क्या प्रचलन है, निजी क्षेत्र के अस्पतालों में क्या प्रचलन है, तो सभी जगह ये पाया गया कि आप शासकीय सेवा में आते हैं तो एक न्यूनतम समय आपको सेवा में देना ही है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हमने सेवा ग्रहण किया, हम 4 ही घंटे काम करेंगे। कम से कम 7 घंटे तो आपको काम करने हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में चुनावी साल करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक होती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी ने राजनांदगांव जिले में भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगातार जिले के बाद अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभा और प्रदर्शन का दौर जारी है।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीजेपी के द्वारा मोर आवास मोर अधिकार को लेकर एक दिवसीय सभा का आयोजन किया गया। डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय के सामने सभा प्रदर्शन आयोजित की गई, जहां विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग इस सभा में सम्मिलित हुए। वहीं इस दौरान सभा में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गण समेत बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश की जनता की रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन भूपेश सरकार इसके हक पर डाका डालने का काम कर रही है। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत पूरे विधानसभा से हमारे जो आवास के लिए जो पंजीकृत है, जिनको आवास नहीं मिला है, ये छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा राज्यांश राशि रोकने के कारण प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है। और हमने पूरा 1 महीना पहले मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में जाके हम लोगों ने बैठक लिया और उसके परिप्रेक्ष्य में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे आप देख रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र से लगभग 2 से 2.5 हजार लोग यहाँ पर उपस्थित है और इनकी आवास भूपेश को देना ही पड़ेगा। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के आज डोंगरगढ़ विधानसभा में ये प्रदर्शन है और ये जो भारी संख्या में गांव के हमारी बहनें, महिलाएं और किसान जवान सब आए हैं, आक्रोशित हैं अपने हक को लेने के लिए। और जो छत्तीसगढ़ वासियों का हक है आवास का, रोटी कपड़ा मकान की चिंता मोदी कर रही है, किंतु भूपेश बघेल उनके हक में डाका डालने का काम कर रहे हैं। आज ये भीड़ उसी का आक्रोश प्रदर्शन है। कोरिया लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बेटे सूरज महंत के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि अभी सूरज चुनाव नहीं लड़ेगा, अभी विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ही चुनाव लड़ेंगे। सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि जब वो रिटायर होंगे तो जरूर सूरज आगे आएगा। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी है। वहीं लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने आगामी 2023 में विधानसभा के चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस एक परंपरा होती है, पहले चुनाव होते हैं, फिर वो अपना नेता चुनते हैं और फिर सदन में जाते हैं, जिसके बाद प्रभारी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का निर्णय होता है। तो वहीं राजनांदगांव शहर के एक निजी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्य करने वाले 30 वर्षीय रायगढ़ निवासी शाश्वत तिवारी ने शहर के आरके नगर स्थित एक कंपनी के क्वार्टर की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल का कहना है कि युवक ने आत्महत्या किस वजह से की, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। उसके कमरे को सील कर दिया गया है। वहीं परिजनों के आने के बाद मामले की जांच की जाएगी। राजनांदगांव के आरके नगर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले शाश्वत तिवारी, उम्र तकरीबन 30 वर्ष, इनकी भी जानकारी प्राप्त हो रही है। आज प्रातः सुबह 8 से 8:30 के बीच में 5वीं मंजिले से कूद के इन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए हैं और तत्काल मौके पर पहुंची है और मर्ग कायम करके इसमें अधिकारी की अधिक जानकारी प्राप्त की जा रही है और जांच की जा रही है। और निवासी का अभी रायगढ़ का रहना शायद मालूम चल रहा है और परिजन के आने के बाद इसमें और जानकारी प्राप्त हुई कि क्या उसको परेशानी थी, क्या चीजें थी, तो उसके बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। वहीं एसएमबी जिला के भरतपुर विकासखंड के जनकपुर और कवारपुर वन परिक्षेत्र में लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में बसे गांव के वो लोग जो आदमखोर तेंदुओं की मौजूदगी में दहशत में जी रहे थे, लेकिन उन्हें उस समय राहत मिल गई जब वन विभाग के द्वारा रखे गए पिंजरे में मुर्गा खाने के लालच में खूंखार आदमखोर तेंदुआ जा फंसा। इससे शासन प्रशासन के साथ साथ ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। इस आदमखोर तेंदुए ने कई ग्रामीणों की जान ले ली, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था। वन विभाग द्वारा इस खूंखार तेंदुए को पकड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टीम के साथ साथ प्रशिक्षित हाथी और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही थी। साथ ही सभी संभावित स्थानों पर ट्रैपिंग कैमरा लगाने के साथ साथ पिंजरों में कुत्ते, बकरे और मुर्गे को रखा गया था, जिससे तेंदुए को संभावित मौजूद स्थलों पर रखा जा सकता था, जिसमें से एक पिंजरे में रखे मुर्गे को खाने के चक्कर में खूंखार तेंदुआ उसके अंदर जा फंसा। वन विभाग के डीएफओ मनेन्द्रगढ़ के अनुसार बताया गया कि पकड़े गए खूंखार तेंदुए को जंगल सफारी रायपुर भेजा जाएगा।
जैसे आप लोगों को मालूम है, पिछले 1 महीने से हम ये पूरी तरह से कोशिश कर ही रहे थे और इसमें मुख्यालय स्तर से भी हमारे अधिकारी आए, पिछले 3 दिनों से यहाँ डटे रहे, जिसमें डॉक्टर की टीम जंगल सफारी एवं कानन पेंडारी से भी आए थे और साथ में ये एलिफेंट भी लाए थे, उसको ट्रैंकुलाइज करने की भी प्लान हो रही थी। और जो घटना घटित हुई थी उस स्थल पर हमने पिछले दिन भी लगाए थे और कल भी लगाए थे। हम लोग 3 पिंजड़ लगाए थे अलग अलग दिशा में, उसी घटना स्थल के चारों दिशाओं में, जिसमें क्या है, एक पिंजरे में वो आया और उसमें मुर्गा रखा हुआ था, जिसमें पिंजरा में आकर वो फंस गया। हमारे क्षेत्र में तेंदुए के द्वारा 3 लोगों की जानें भी जा चुकी है और एक घायल हो चुका है। 1 माह के अंदर 3 लोगों को जान चली गई है। बड़ा मकसद के बाद वन विभाग के द्वारा आज दिनांक को तेंदुओं को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया है, जिससे गांव में अब शांति का माहौल बन रहा है। ये लोग काफ़ी भयभीत हो गए थे, घर से निकलना मुश्किल हो गया था, जंगल जाना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते आज सभी को शांति का माहौल मिल पाया। तो वहीं मंगलवार की रात बेखौफ अपराधियों द्वारा तकिया बाजार स्थित एक आभूषण व्यवसायी से लूटपाट करके गोली मारने के मामले में व्यवसायी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम और एसपी से मुलाकात करने पहुंचा, जहां इस पूरे मामले में एसपी की प्रतिक्रिया पर व्यवसायियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। स्वर्ण व्यवसायी दीपक कुमार वर्मा ने बताया कि सासाराम में हुई लूटपाट की घटना को लेकर व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम एसपी से मिलने गया, जहां डीएम की अनुपस्थिति में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जब व्यवसायी संघ ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई तो उन्होंने न्यायालय और जनप्रतिनिधियों के पास जाने की बात कही, जिस पर व्यवसायियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी लूट की घटना पर एसपी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया निंदनीय है। वहीं व्यवसायी पप्पू सोरी ने कहा कि जिले का व्यवसायी संघ रोहतास पुलिस से अपनी सुरक्षा की उम्मीद रखता है, न कि जनप्रतिनिधि और न्यायालय से। लेकिन एसपी द्वारा व्यवसायियों को न्यायालय और जनप्रतिनिधियों के पास जाने की बात कहना काफी निंदनीय है। आए दिन जिले में व्यापारियों के साथ गोलीबारी और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए रोहतास पुलिस सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञान ले, अन्यथा हम सभी सड़क पर उतरेंगे और उसकी पूरी जवाबदेही रोहतास एसपी की होगी। हत्या का आरोप लगा दिया हम लोग पर और बोल दिया कि लड़की को छिपा दिया है, हमारे बेटे को मार दिया है, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। ये सब झूठा फाजिल बात है। वो डेड बॉडी भी वो लोग दिखाया था, बरामद किया था। हाँ, तो दूसरे थाना में, दिनारा थाना में डेड बॉडी उसका आया था। वहीं पर वो लोग जाके कह दिए कि हमारा लड़का है, लेकिन वो लड़का नहीं था। आज हम लोग डीएम साहब के पास ज्ञापन देने हम लोग आए थे। डीएम साहब की अनुपस्थिति में हम लोगों ने एडीएम साहब और एसपी साहब को ज्ञापन दिया। कल हम लोग हमारे समाज के एक व्यवसायी हैं कैलाश जी, जिनकी दुकान तकिया में है, वो कल अपनी दुकान बढ़ा करके घर आ रहे थे। इसी क्रम में उनके साथ लूटपाट की घटना हुई और गोली ही मारा गया उन्हें। तो वहीं रोहतास जिले के कोचस से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 1.5 साल पहले 28 अक्टूबर 2021 को जिस युवक की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, उस युवक को पुलिस ने एक लड़की के साथ गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि उस वक्त पुलिस ने युवक के शव को भी बरामद किया था और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया था। परिजनों ने भी शव की पहचान करते हुए उसका दाह संस्कार और विधिवत श्राद्ध भी किया। सवाल उठता है कि जो डेड बॉडी को भानस ओपी के मंझौली में कुएं से बरामद किया गया था, आखिर वो किसकी डेड बॉडी थी? दरअसल साल 2021 के अक्टूबर महीने में कोचस के रहने वाले बसंत राम के पुत्र रवि रंजन अपने ही गांव की अपनी प्रेमिका को लेकर प्रेम प्रसंग में फरार हो गया था, जिसके बाद लड़की के पिता ने कोचस थाने में अपनी पुत्री का अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें रवि रंजन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन उसके 1 सप्ताह के अंदर ही दिनारा के भानस ओपी क्षेत्र में एक लाश मिली थी, जिसके बाद लड़के रवि रंजन के परिवार ने उसे अपने पुत्र की लाश बताते हुए इसकी पहचान की। परिजनों ने उसका दाह संस्कार भी किया। 1.5 साल के बाद वही रवि रंजन को पुलिस ने उसकी प्रेमिका के साथ उत्तर प्रदेश में पकड़ लिया। बता दें कि रवि रंजन का तथाकथित शव मिलने के बाद लड़की के पिता, भाई समेत 7 लोगों पर हत्या का आरोप लगा था, जिसके बाद पूरा परिवार भाग गया था। हालांकि उस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन अनुसंधान के क्रम में पुलिस को पता चला कि लड़के और लड़की कुशल पूर्वक महाराष्ट्र के पुणे में रह रहे हैं और लड़का रवि रंजन अपने परिवार के संपर्क में भी है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत झारखंड में हर घर नल जल योजना की समीक्षा करने राजधानी रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री हनुमा मिथिलेश ठाकुर ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने प्रदेश में हर घर नल जल योजना की स्थिति या उसकी प्रगति को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उसी की समीक्षा करने वो आए हैं और कैसे इसका प्रतिशत बढ़ाया जाए इस पर भी समीक्षा बैठक करनी है। अभी 1 साल का समय बचा है, ऐसे में कैसे लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है इस पर भी चर्चा होगी। बता दें कि हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक घरों में साल 2024 तक पानी पहुंचाने की योजना केंद्र सरकार की है और इसी की समीक्षा करने केंद्रीय मंत्री रांची पहुंचे हैं। हम सब लोग इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि किस तरह से रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। अभी जो शेष समय बचा है उस शेष समय में, क्योंकि अभी तो 1 साल से भी ज़्यादा समय बचा है, उस शेष समय में हम कितने कनेक्शंस और कितने घरों को जोड़ सकते हैं, कितने प्रतिशत और घरों को जोड़ सकते हैं, पहले इस पर विचार किया जाए। क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या कारण है, इन सब विषयों की समीक्षा करके आगे तदनुसार उस पर निर्णय लिया जाएगा। इधर झारखंड में गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इन 3 सालों में सरकार अपने ही नेताओं और विधायकों के सवालों से घिरी हुई नजर आई। एक बार फिर से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आगामी 30 जनवरी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू में लोबिन हेम्ब्रम और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक उपवास कार्यक्रम किया जाना है। उसके बाद 2 फरवरी को सिद्धू कानू के जन्मस्थली भोगनाडीह साहिबगंज में फिर से उपवास कार्यक्रम आयोजित होगा। 22 जनवरी को दुमका में एक प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। झारखंड राज्य में चल रहे सीएनटी, एसपीटी, पेशा कानून, स्थानीय नीति, इन सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर जेएमएम विधायक लोबिन सरकार को घेरने के साथ साथ सरकार पर आदिवासी और भूमि हरी जमीन कानून को ताक पर रखकर लूटने का भी आरोप लगाते हुए दिखे। जनवरी को हम लोग वहां पर उपवास में बैठेंगे और 2 फरवरी को 30 जनवरी को उलीहातू बिरसा भगवान के जन्मस्थली में वहाँ 1 दिन का उपवास रखा जाएगा और 2 फरवरी को साहिबगंज जिला के भोगनाडीह सिद्धू कानू के जन्मस्थली पर वहाँ पर उपवास रखा जाएगा और 22 जनवरी को एक प्रमंडलीय सम्मेलन हम लोग दुमका में करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी की बैठी है। तो वहीं गढ़वा में गरीबों का घर उजाड़कर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने का विरोध हो रहा है। गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड के पचपेड़ी गांव में बनने वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को लेकर मेराल बीडीओ की मौजूदगी में जमीन को नापी कर पत्थर गड़ी किया गया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन 72 सालों से हम लोगों के कब्जे में है, जमीन के सारे कागजात हम लोगों के पास है। प्रशासन बिना नोटिस के जमीन नापी करने आ गया। प्रशासन को मंत्री अपने इशारों पर नचा रहे हैं। ये सारे काम मंत्री के आदेश पर हो रहे हैं। हम लोगों को घरों को उजाड़ा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने ये भी बताया कि कुल 28 एकड़ जमीन आवासीय विद्यालय में जा रही है। घर उजाड़कर अल्पसंख्यक विद्यालय बनाया जा रहा है, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।